आपने मोबाइल में गेम तो डाउनलोड किया ये सोचकर कि आप खेलेंगे, लेकिन गेम कब आपके दिमाग के साथ खेलने लग गया आपको खबर ही नहीं हुई। कब गेमिंग से बैटिंग, बैटिंग से लोन और लोन से बर्बादी तक का सफर तय भी हो गया पता ही नहीं चला। इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है आईपीएल। खेलों का किस कदर व्यवसायीकरण हो रहा है इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है। बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। अभी हाल ही में आईपीएल की नीलामी खत्म हुई है जो काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। क्रिकेटर बनने की चाहत रखने वाले बच्चे इस नीलामी पर नजर गड़ाए बैठे रहे, लालच भरी निगाहों से ताकते रहे कि कौन खिलाड़ी कितने में बिक गया, किसकी कितनी बड़ी बोली लगाई गई। बिडिंग प्रोसेस खत्म हुआ। कुल 182 भारतीय खिलाड़ियों के साथ 62 विदेशी खिलाड़ियों को 639 करोड़ रुपए में खरीदा और बेचा गया और 10 फ्रेंचाइजी के बीच ये सारी बिक्री हुई। For you, sir, 1750. Thank you very much. तो आज हम बात करेंगे आईपीएल ने कैसे क्रिकेट को बर्बाद किया और कैसे देश के 25 करोड़ लोगों को फाइनेंशियली तबाह करके बड़े बड़े कॉरपोरेट अंबानी, शाहरुख खान समेत सभी 10 फ्रेंचाइजीज के मालिकों को अरबपति बना दिया। 9 लाख करोड़ रुपए के सट्टे में मैच फिक्सिंग की भूमिका क्या रही, कैसे एक एक करके क्रिकेट ही नहीं बल्कि सारे स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अंबानी परिवार के पास पहुंच गए। इनकम टैक्स और ईडी से जुड़े मामलों में जो आरोप इन 10 आईपीएल टीम के मालिकों पर लगे, जैसे 2G घोटाला, टैक्स चोरी और सट्टेबाजी, उन केसेस को कैसे बंद कर दिया गया। भारत में आईपीएल सट्टेबाजी बाजार का कारोबार ऑनलाइन सट्टेबाजी में $2 बिलियन हुआ है, तो गली मोहल्लों में भी जुए के अड्डों में $2 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर कलाकार से लेकर भारतीय खिलाड़ी तक गेमिंग ऐप का ऐड कर रहे हैं जो देश के युवाओं को बर्बादी की हद तक ले जा रहा है। ये सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बात 50 साल पुरानी है। तब बड़े बड़े क्रिकेट के दिग्गज भारत में पैदा हुए। बहुत कम संसाधन होने के बावजूद भी विशालकाय स्कोर बनाकर उनके नाम इतिहास में दर्ज हैं, जैसे सुनील गावस्कर, जीआर विश्वनाथ, बिशन सिंह बेदी या ईएएस प्रसन्ना। उस वक्त यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि कोई भी ऐसे दिग्गजों से यह सवाल पूछने की हिम्मत कर जाए कि भाई साहब आपका रेट क्या है। ये कहना बहुत आम बात मालूम होती है आज के वक्त में कि ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में बेचा गया है या भुवनेश्वर कुमार को आरसीबी ने 10.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। खेल की भाषा में ये तब्दीलियां बता रही हैं कि खेलों का किस कदर व्यवसायीकरण हो चुका है। अब क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम नहीं कहा जा सकता, जबकि खिलाड़ियों की नीलामी उनकी बोली लगाकर की जा रही है, जैसे किसी मंडी से गुलामों की खरीद फरोख्त की जा रही हो। एक गुलाम और एक मालिक के बीच तल्खी का उदाहरण पिछले आईपीएल में पेश किया एक बड़े कॉरपोरेट ने। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें संजीव गोयनका केएल राहुल को डांटते हुए दिखाई दे रहे थे, उसी तरह जिस तरह एक मालिक अपने गुलाम से पेश आता है। इस झड़प के बाद केएल राहुल ने संजीव की टीम में खेलने से इनकार कर दिया और इस तरह एक गुलाम ने अपने दूसरे मालिक को चुन लिया। हाल ही में आईपीएल की नीलामी खत्म हुई जिसमें कुल 182 भारतीय खिलाड़ियों और 62 विदेशी खिलाड़ियों को 10 फ्रेंचाइजियों के बीच 639.15 करोड़ रुपए में बेचा गया है। आप आईपीएल को एक एंटरटेन के माध्यम से हटकर अगर देख सकते हैं तो देखिए और दिमाग पर जोर डालकर सोचिए जरा कि आईपीएल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हासिल हुआ हमें आईपीएल से। कुछ गुल्ली क्रिकेट खेलने वालों का कहना है कि आईपीएल से टीम इंडिया को अच्छे खिलाड़ी मिले। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और युवराज सिंह तो आईपीएल से नहीं आए थे। न कपिल देव, अनिल कुंबले, जहीर खान, हरभजन सिंह और बुमराह आईपीएल की देन है। ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट से आए। मैं बताता हूं आईपीएल ने किसको क्या दिया। आईपीएल ने आपको यानी आम जनता को सट्टेबाजी की लत दी। सरकार ने युवाओं को बेरोजगार बनाया और जियो ने फ्री में नेट दिया। आपके चहेते खिलाड़ियों ने आपको सट्टेबाजी के ढेर सारे एप्लीकेशंस उपलब्ध करवा दिए। मुझे और आपको आईपीएल ने दी सिर्फ बर्बादी, जुए की लत, वो भी बहुत छोटी उम्र से। आज 16-16 साल के बच्चे ऑनलाइन सट्टे में बर्बाद होकर अपने घर से बाहर भागे जा रहे हैं क्योंकि उधारी वाले उनके घर के चक्कर काट रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से कुछ जब कोई रास्ता नहीं बचता तो अपराध के रास्ते पर निकल पड़ते हैं या अपनी जान दे देते हैं। किसी को लत हो गई सर, फ्रॉड भी किया सर। फ्रॉड भी किया। जैसे पहले लोग जुए की लत में घर बर्बाद कर देते थे और वही काम अब
ऑनलाइन गेमिंग की लत करवा रही है। बस तरीका स्मार्ट, अप टू डेट और इंटेलिजेंट है। आपको दिखाया जाता है कोई 100 रुपए लगाकर 1.5 करोड़ जीत गया, लेकिन सच ये है कि जीतता बस एक है, बाकी करोड़ों सिर्फ गंवाते हैं। ये आपको सपना तो करोड़पति बनने का दिखाते हैं, लेकिन आपके पास जो है आपसे वो भी छीन लेते हैं। 10 में से 2-3 जीत जाएंगे, लेकिन ओवरऑल फायदा कंपनी का ही होगा। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल होते हैं। 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं। यह जो श्योर करते हैं कि 10 में से केवल 2-3 ही जीतें और बाकी हारें, और लास्ट में फायदा केवल कंपनी को ही हो। इससे होगा ये कि जो जीत जाते हैं उन्हें देखकर ही और लोग पैसा लगाते रहते हैं। अमेरिका में सबसे पहले फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत 1952 में हुई। भारत में 2001 में ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर इसकी शुरुआत की, लेकिन 2003 में इसे बंद कर दिया गया था। 2016 में जब इंटरनेट सस्ता किया गया और फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार तेजी से बढ़ता दिखने लगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी FIFS की माने तो जून 2016 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 20 लाख थी और 2022 तक ये बढ़कर 18 करोड़ पहुंच गई। 6 सालों में 100 गुने से भी ज्यादा बढ़त। 2027 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी 1/3 भारत इस सट्टेबाजी के दलदल में कूद चुका होगा। अपने आसपास के क्रिकेट ग्राउंड देखिए आप, अब वो खाली पड़े हैं। लोग ग्राउंड या स्टेडियम में खेलने की बजाय अपने फोन पर खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ इसमें कामयाब होते हैं और कुछ हिमांशु और रमन की तरह बहुत सारा पैसा हार जाते हैं। हिमांशु वो जो 96 लाख हार चुका है और रमन जो 1.5 करोड़ हार चुका है। FISF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट 75,000 करोड़ रुपए का है। फैंटेसी स्पोर्ट्स को ऑपरेट करने वालों का रेवेन्यू भी कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। 2018-19 में इनका रेवेन्यू 924 करोड़ रुपए कलेक्ट किया गया, जबकि 2026-27 में ये 25,300 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। सरकार भी इसलिए चुप है क्योंकि उसे भी मोटा मोटा मुनाफा हो रहा है। क्या हुआ जो हिमांशु और रमन जैसे लोगों का जीवन दांव पर लग रहा है? 2018 से 2022 के बीच 4 सालों में फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से 4500 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार की झोली में गया, जिसमें से 2800 करोड़ तो सिर्फ GST ही था। अनुमान है कि 2023 से 2027 के बीच इंडस्ट्री से सरकार को 26,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरी स्पोर्ट्स इकोनॉमी में सिर्फ इन फैंटेसी स्पोर्ट्स का योगदान ही 3100 करोड़ रुपए का है। यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स सालाना 3100 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप पर खर्च कर रही है और अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 2026-27 तक ये खर्च बढ़कर 6500 करोड़ तक हो जाएगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले यूजर्स साल भर में 4200 करोड़ रुपए जमा करते हैं, यानी हर महीने एक यूजर औसतन 350 रुपए खर्च कर देता है। जिस उम्र के लोग ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं उनमें से 18 से 24 साल की उम्र के यूजर्स 35% हैं, जबकि 40% यूजर्स की उम्र 25 से लेकर 34 साल के बीच है। अब बात करें कि कितने लोग कब कब जुआ खेल रहे हैं, तो देखो 10% यूजर्स ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 बार से ज्यादा फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं, 30% ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 या 2 बार खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात, जितने भी यूजर्स गेमिंग में पैसा लगाते हैं उनका 85% सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हैं। 26% कबड्डी, 22% फुटबॉल, 12% हॉकी और 7% बास्केटबॉल में खेल रहे हैं। इस जुए की शुरुआत 2009 में IPL के अगले साल से ही हो गई थी, जब हर्ष जैन और भावित सेठ ने मिलकर ड्रीम 11 लॉन्च कर दी थी। ड्रीम 11 में यूजर्स अपनी क्रिकेट टीम बनाता है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स कमाता है। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना ज्यादा पैसा। आज ड्रीम 11 ही फैंटेसी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और इंडियन टीम की जर्सी पर इसी का ऐड छपा होता है। भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स के लगभग 90% मार्केट पर ड्रीम 11 का कब्जा है। 2022 से 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू 6385 करोड़ रुपए था। अब लोग विमेंस क्रिकेट में भी अपनी फैंटेसी टीम बनाने लगे हैं। उन्हें वुमेन क्रिकेट में रुचि नहीं है, हाँ ये सच है, लेकिन उन्हें लत लग चुकी है जुए की, इसलिए अब वो मौका नहीं छोड़ रहे। इंडिया में जुआ इतना आम हो गया है कि तमाम देशों में चल रहे उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारे लोग जुआ खेल रहे हैं, फिर चाहे वो बिग बैश लीग हो या पाकिस्तान सुपर लीग। IPL ने क्रिकेट को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा बिजनेस बना दिया है और यही सच है। IPL शुरू किया गया ताकि अमीरों को और अमीर किया जा सके। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आपके भविष्य के साथ खेलकर कितना गाढ़ा पैसा IPL के जरिए कमाया जा रहा है। रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के मुताबिक 2012 में भारत में करीब 6,10,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया गया था, जो 2018 में बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए का हो गया।
पिछले साल आईपीएल का कुल रेवेन्यू करीब 9,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें से बीसीसीआई 4,000 करोड़ रुपए की कमाई 4 तरीकों से करता है: ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एडवर्टीजमेंट के लिए स्पॉन्सरशिप और लाइसेंसिंग, जबकि बाकी का पैसा आता है टिकट बिक्री से। पिछले आईपीएल सीजन में 10 टीमों ने कलेक्टिवली टिकट कलेक्शन और लोकल लेवल पर स्पॉन्सरशिप के जरिए 4670 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके अलावा आप जिस चैनल पर क्रिकेट देख रहे हैं, हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स, उसने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए 23,575 करोड़ रुपए की हैरत अंगेज राशि का भुगतान किया है, जो एक मैच का 57.4 करोड़ रुपए बैठता है। इतना ही नहीं, आप एक और पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि हर स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और, वो जियो सिनेमा पर भी दिखाया जा रहा है। जियो पर आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग भी फ्री कर दी गई थी। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा दोनों का करार था कि टीवी पर हम दिखाएंगे और आप ओटीटी पर दिखा लेना, आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। समझ में नहीं आया 2027 तक सारे राइट्स खरीदने वाले स्टार स्पोर्ट्स को ओटीटी राइट्स रिलायंस जियो को क्यों देने पड़ गए और स्टार स्पोर्ट्स बहुत बड़े घाटे में चला गया है। एडवर्टीजमेंट के जरिए जो कमाई हो सकी थी वो मात्र 4700 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा पे टीवी सब्सक्रिप्शन के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए की कमाई ही हो पाई। इस लिहाज से कहें तो स्टार स्पोर्ट्स को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि 23,575 करोड़ देकर राइट्स खरीदे गए थे जो 2027 तक के लिए थे। बाकी 3 सीजन्स और बचेंगे, उसमें स्टार स्पोर्ट्स कितना कमा पाता है ये देखा जाएगा। अब इस घाटे का ज़्यादा फर्क हालांकि उस पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके मालिक के मीडिया एम्पायर का हर साल का रेवेन्यू 31 बिलियन डॉलर का है। यानी आईपीएल पर पूरी तरह से बड़े कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों का कब्जा हो रखा है, फिर चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग की बात हो या गेमिंग ऐप की या टीम के मालिकों की। मुंबई इंडियंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आईटी विभाग ने मुकेश अंबानी पर टैक्स चोरी के मामले शुरू किए, लेकिन रहस्यमय तरीके से सबूतों की कमी का हवाला देकर उन्हें बंद कर दिया गया। इस टैक्स चोरी की कथित राशि कितनी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका खुलासा करने की भी जहमत नहीं उठाई। मुकेश अंबानी पर और भी मामले चल रहे हैं, जिनमें वो अपनी विदेशी आय के बारे में कोई जानकारी भारत सरकार को नहीं दे रहे हैं। इसी तरह केकेआर के मालिक हैं बॉलीवुड सुपरस्टार कम बिजनेसमैन शाहरुख खान। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हैं। कुल संपत्ति 7300 करोड़ रुपए है। एक इन्वेस्टर और एक फाइनेंसर भी हैं। केकेआर में उनकी 55% नियंत्रण हिस्सेदारी है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के मालिक हैं। ये एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें भारत की विजुअल मीडिया कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स भी शामिल है। शाहरुख किड्जानिया के भी मालिक हैं। ये एक तरह से एजुटेक कंपनी बायजूस की तरह है। गुजरात टाइटंस की मालिक है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। मैनेजमेंट का काम किया जाता है इरेलिया स्पोर्ट्स इंडिया के द्वारा। ये फर्म 156 बिलियन डॉलर की संपत्ति का मैनेजमेंट करती है। संयोगवश सीवीसी कैपिटल स्पोर्ट्स सट्टेबाजी में भी काम करती है। सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक हैं कलानिधि मारन और दयानिधि मारन के सन टीवी ग्रुप। सबसे अमीर भारतीयों की टॉप 20 लिस्ट में शामिल हैं। सन टीवी ग्रुप पर लंबे समय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स चोरी के मामले ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इन पर एयरसेल मैक्सिस 2G घोटाले में भी ईडी द्वारा दायर एक आपराधिक मामला चल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स। जीएमआर ग्रुप कई बिजली संयंत्रों के मालिक हैं। ये वर्ल्ड लेवल पर हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे विकसित करने के लिए जाना जाता है। इनके पास 2 बिलियन डॉलर के बुनियादी ढांचे का एकाधिकार है। वहीं पार्टनर जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स का स्वामित्व सज्जन जिंदल के बहुराष्ट्रीय इस्पात समूह जिंदल स्टील वर्क्स के पास है, जो संयोग से एक फुटबॉल फ्रेंचाइजी बेंगलुरु एफसी के मालिक भी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं संजीव गोयनका। इनके पास कई पावर प्लांट्स और पावर यूटिलिटी हैं जो ग्रेटर नोएडा में बिजली की सप्लाई करती हैं। पंजाब किंग्स 11 की बाहरी तौर पर मालिक प्रीति जिंटा हैं, लेकिन वास्तव में इसका मालिकाना हक नुस्ली वाडिया ग्रुप के नेस वाडिया और डाबर ग्रुप के मोहित बर्मन के पास है, जबकि प्रीति जिंटा इन पूंजीवादियों के लिए सिर्फ एक मुखौटा भर हैं। इसी तरह राजस्थान रॉयल्स के लिए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हुआ करते थे। जुलाई 2021 में एक खबर आग की तरह फैली और कुंद्रा पर आरोप लगे कि जो लड़कियां एक्ट्रेस बनने के ख्वाब लेकर बम्बई आ रही थीं, राज कुंद्रा उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनका शोषण कर रहा था। इसके बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने राजस्थान रॉयल्स में अपनी हिस्सेदारी बिजनेसमैन मनोज बडाले और लाचियन मर्डोक को ट्रांसफर कर दी थी। मनोज बडाले ब्रिटेन में एक डिजिटल मीडिया ग्रुप ब्लेन हेल्म, चेलकोट और 60 आईटी कंपनियों के मालिक हैं। वहीं लाचियन मर्डोक वैश्विक मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक फैमिली से हैं।
जो भारत में स्टार टीवी ग्रुप के मालिक भी हैं। आरसीबी का स्वामित्व यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है और यूनाइटेड स्पिरिट्स विजय माल्या के पास ही है। चेन्नई सुपर किंग्स का स्वामित्व इंडिया सीमेंट्स के पास है, जिस पर फेमा उल्लंघन और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम YS राम मनोहर रेड्डी की सीमेंट कंपनियों में संदिग्ध निवेश करने के लिए ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी। सीएसके के मालिक श्रीनिवासन अक्सर ईडी और आईटी सेल्स की रडार पर बने रहते हैं, कभी 121 करोड़ का जुर्माना तो कभी फेमा का उल्लंघन। सीएसके और आरआर पर तो 2 साल का बैन भी लगाया गया था एक बड़े मैच फिक्सिंग के बारे में, जब श्री संत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनके परिवार वालों ने महेंद्र सिंह धोनी पर श्री संत को फंसाने का इल्जाम लगाया था। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की। अगर आप इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आईपीएल में स्पोर्ट्स कैपिटल सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के पास है। इनमें आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सर्स में टाटा, स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी माई 11 सर्कल, एक स्टॉक ब्रोकरेज और एंजल इन्वेस्टमेंट फर्म एंजल वन और रूपे भी शामिल है। आईपीएल के इस क्रेज के लिए 3 चीजों की साठगांठ मानी जा सकती है: मीडिया, एंटरटेनमेंट कैपिटल और स्पोर्ट्स कैपिटल। मीडिया ही मोटे तौर पर एंटरटेनमेंट कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है और पॉलिटिकली भारतीय क्रिकेट के भीतर स्पोर्ट्स कैपिटल पूरी तरह से अल्ट्रा नेशनलिज्म का समर्थन कर रही है, स्पेशली तब जब हम कमजोर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार कर देते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन मुख्य रूप से आईसीसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या वाकई यहां भी पूंजीपतियों का बोलबाला है साहब? इसका आयोजन दुबई के वित्तीय माफिया, अमीरात एयरलाइंस और सऊदी अरब के ऑयल मोनोपोली अरामको द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोका कोला और विस्की कंपनी रॉयल स्टैग इसके को स्पॉन्सर भी थे। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कोई केंद्रीय कानून भी है नहीं। राज्य स्तर पर सिर्फ दिल्ली, यूपी और एमपी में ब्रिटिश काल के सार्वजनिक जुआ अधिनियम को कुछ संशोधनों के साथ अपनाकर कुछ नियम बनाए गए हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि ने डीएमके सरकार के खिलाफ एक दबंग की तरह अपनी भूमिका अदा की और कार्ड गेम में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य विधानसभा से पारित कानून में बाधा उत्पन्न कर दी। काफी हो हल्ला होने पर उन्होंने इसे राष्ट्रपति के विचार हेतु भेज दिया, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार के कदम को विफल कर दिया और सरकार को ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। इस तरह से हम खेल को राजनीति से अलग भी नहीं रख सकते। जब खेलों में बड़ा पैसा आने लगता है तो यह राजनेताओं को भी आकर्षित करता ही है, जो इस पर नियंत्रण करके इससे लाभ उठाने की फिराक में लग जाते हैं। काफी अरसे से बीसीसीआई पर शरद पवार और अरुण जेटली का दबदबा बना हुआ था और अब अमित शाह के बेटे जय शाह ने कमान संभाल ली है। इससे नेशनल टीम के चयन में महाराष्ट्र और दिल्ली के खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलती है, जबकि अन्य जगहों के अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनकी बेहतर प्रतिभा के बावजूद दरकिनार कर दिया जाता है। बाकी खेल का शौक भी महंगा है। लाखों लोअर क्लास और मिडिल क्लास के युवा क्रिकेट के चक्कर में अपना करियर खराब कर चुके हैं। उनके पास न तो क्रिकेट बैट अच्छा था, न किट बैग था और न उनके पास कोच को देने के लिए पैसे और न ही कोई स्टेडियम। सबसे बदतर बात यह है कि खेलों के मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक की स्थापना और ट्रेनिंग एकेडमीज की स्थापना जैसी बुनियादी चीज़ों के विकास को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। स्पोर्ट्स बॉडीज का मैनेजमेंट खिलाड़ियों द्वारा खुद करने के बजाय ब्यूरोक्रेट्स इन पर हावी बने रहते हैं। तो कुल जमा यह है कि भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ी अब स्वतंत्र पेशेवर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे अपने खेल में की गई मेहनत को एक प्रोडक्ट बना के स्पोर्ट्स कैपिटल को बेचना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेटर्स अब दिहाड़ी मजदूर बनने की स्थिति में आ चुके हैं, जिसका सिर्फ एक मकसद है: महंगा घर, महंगी कार, महंगे कपड़े और ढेर सारा पैसा। नमस्कार।